हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं हमारी सेकंड बी एक्सरसाइज, जिसमें हमें बेसिकली दो डेफिनेशंस को पढ़ना है, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बच्चे लीनियरली डिपेंडेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एलडी। एल का मतलब लीनियरली और डी का मतलब डिपेंडेंट। तो बच्चे सबसे पहले लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स होते क्या हैं, डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले V नाम का बंदा एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ओवर द फील्ड F, यानी V एक वेक्टर स्पेस है किसी F फील्ड के ऊपर। उसके बाद हमें एक नॉन वॉइड सेट लेना है V से, S बी अ नॉन वॉइड। बच्चे नॉन वॉइड का मतलब बहुत बार बता चुका हूं, जो खाली नहीं है, उसमें कम से कम कुछ एलिमेंट जरूर है। तो S बी अ नॉन वॉइड सबसेट, ये एक नॉन वॉइड सबसेट है किसका, इस V का। यानी V से हमने एक छोटा सेट उठा लिया जिसका नाम S रख दिया, जो कि खाली नहीं है। अब बच्चे V में जो कलेक्शन होती है वो वेक्टर से होती है, और S में जो सबसेट उठाया है वो V से उठाया है, तो S में भी जो कलेक्शन होगी वो वेक्टर्स की होगी। तो मैंने लिखा इस S में सच दैट कुछ एलिमेंट शो कर दिए, such that S is equal to alpha 1, alpha 2 up to alpha n। भाई V में बहुत सारे एलिमेंट है, अल्फा 1 से अल्फा n, बीटा 1 से बीटा n, गामा 1 से गामा n। उसमें से अल्फा 1 से अल्फा n को हमने उठा लिया, जिसे किसी सेट S में बंद कर दिया। बीटा 1 से बीटा n भी उठा सकते हो। मतलब कुल मिलाकर S जो है वो सबसेट है V का, यानी V से कुछ एलिमेंट उठा लिए और वो S में रख दिए। तो फिर कहता if a1 alpha 1 a2 alpha 2 plus an alpha n, अगर किसी भी सेट को लीनियरली डिपेंडेंट या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो S के अंदर जितने भी वेक्टर है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो। बच्चे इसमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं तुम्हें, अल्फा 1 से अल्फा n, उसका तुम लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्केलर इनटू वेक्टर। तो मैंने इसको a1 से, इसको a2 से और इसको an से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। ये चीज किसको शो कर रही है, लीनियर कॉम्बिनेशन। बच्चे आप हमेशा क्वेश्चंस को करने के लिए, अगर एलडी या फिर एलआई क्वेश्चन में प्रूव करना है, तो हमेशा एस में जितने भी वेक्टर्स दिए होंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 पुट करोगे। यहां पर 0 सिंपल वाली 0 नहीं है बच्चे, 0 वेक्टर है। यानी अगर हमें क्वेश्चन में V2 वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, तो यहां पर मैं 0,0 लिखूंगा, क्योंकि V2 का मतलब उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 2 डायमेंशन होगा, और प्लस के रिस्पेक्ट में 2 डायमेंशन एलिमेंट क्या होता है, 0,0। अगर यहाँ पर V3 होगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0,0,0, पर फिलहाल हम कैपिटल 0 लिख देते हैं, और कैपिटल 0 का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V। अब V जैसी शक्ल का होगा उसके हिसाब से इसकी वैल्यू होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V। वापस सुनो, आपको करना क्या होगा, आपको क्वेश्चन में कहेगा लीनियरली डिपेंडेंट या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करो। उसके लिए आप हमेशा इस लाइन को लेकर चलोगे, यानी एस सेट में जितने भी वेक्टर तुम्हें दिए होंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू क्या पुट करोगे, वेक्टर स्पेस का आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये V2 है तो यहाँ पर 0,0, अगर यहाँ पर V3 है तो यहाँ पर 0,0,0, वो भी क्वेश्चन में देखेंगे। हम इतनी चीज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे बच्चे, और फिर ये a1, a2 और an की वैल्यूज निकालेंगे, इक्वेशंस बनेंगी, उनको सोल्व करेंगे तो a1, a2, an के मान आएंगे। अगर इन स्केलर्स में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, कोई भी एक बंदा 0 के इक्वल ना आए, भाई मान लो ये भी 0 आ गया, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, पर ये an की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आई, तो कुल मिलाकर इन सभी स्केलर्स में से अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो आ जाए, तो फिर आप इस सेट S को क्या बोलोगे, लीनियरली डिपेंडेंट सेट, और इसके अंदर ये जो वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। तो वापस सुनो, इतना काम तो आपको एलडी और एलआई दोनों में लेकर चलना है। फिर इक्वेशंस बनेंगी, सोल्व करेंगे, हमें किसकी वैल्यूज मिलेंगी, इन स्केलर्स की, a1, a2 और an, इनके कुछ ना कुछ मान आएंगे। अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, एक से ज्यादा भले ही नॉन जीरो आ जाए, पर अगर एक भी नॉन जीरो आ गया, तो मैंने क्या लिखा,
सम ऑफ ए आई नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ का क्या मतलब है? चाहे a1 नॉन जीरो आ जाए, चाहे a2 नॉन जीरो आ जाए, चाहे a1 a2 दोनों नॉन जीरो आ जाए, यानी कुल मिलाकर जब इक्वेशंस बनेंगी उनमें से अगर कोई भी एक स्केलर नॉन जीरो आ गया, कोई भी एक स्केलर नॉन जीरो आ गया, मान लो a1 भी जीरो आ गया, a3 a4 an सभी जीरो आ गए, पर a2 की वैल्यू 5 आ गई, अगर a2 एक एलिमेंट भी नॉन जीरो आ जाए तो आप इस S सेट को क्या कहोगे? देन सेट S इज कॉल्ड, पूरे सेट S को तो आप क्या कहोगे? लीनियरली डिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। बहुत इजी चैप्टर है बच्चे, क्वेश्चन करते ही बात समझ आ जाएगी। इस पूरे S सेट को तो आप क्या कहोगे? लीनियरली डिपेंडेंट सेट। और S में ये जो वेक्टर्स आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n आर कॉल्ड, S के अंदर आने वाले इन वेक्टर्स को बोलोगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। बच्चे बड़ा शानदार और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया है तुम्हें, फिर से सुन लो। V नाम का बंदा क्वेश्चन में क्या दिया होगा? वेक्टर स्पेस किसी फील्ड F के ऊपर, फिर S हमने एक नॉन वॉइड सबसेट उठाया, किससे? V से। अब S क्योंकि V का सबसेट है तो उसमें वेक्टर्स होंगे, तो हमने S में कुछ वेक्टर्स लिख दिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। अब S सेट क्वेश्चन में जो भी दिया होगा आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे और उसको इक्वल टू वेक्टर स्पेस की जीरो के बराबर पुट कर दोगे। कहने का मतलब चाहे लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है चाहे इंडिपेंडेंट, आपको ये स्टेप तो लेकर चलना ही चलना है। ये जीरो फ्लक्चुएट होती रहेगी, अगर ये v2 है तो 0,0, v3 है तो 0,0,0, अगर vn है तो 0,0,n टाइम्स 0 आ जाएगी, वो क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। फिर जैसे आप ये लाइन लेकर चलोगे तो आपके पास इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को सोल्व करके हम इन स्केलर्स के मान निकालेंगे, यानी a1 a2 और an के मान निकालेंगे। इन स्केलर्स में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, सारे नॉन जीरो आ जाए भले ही, पर अगर एक भी अगर हमें नॉन जीरो मिल गया तो मैंने क्या लिखा? सम ऑफ ai अगर नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनमें से अगर कुछ नॉन जीरो हैं, चाहे एक ही नॉन जीरो हो, तो फिर आप इस S सेट को क्या कहोगे? लीनियरली डिपेंडेंट सेट। और उसके अंदर आने वाले वेक्टर्स को क्या कहोगे? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। शॉर्ट फॉर्म में इस चैप्टर में लीनियरली डिपेंडेंट को मैं किससे शो करूंगा? Li से। अब सेकंड डेफिनेशन है बच्चे Li, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, देख के जाना। पेपर में एक डेफिनेशन जरूर पूछेगा इसमें से, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे बच्चे हम लोग Li। तो आप शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखें, क्योंकि वेक्टर स्पेस में इतने बड़े बड़े नाम बारी बारी लिखना पॉसिबल नहीं होगा। ये था लीनियरली डिपेंडेंट तो इसको लिखा LD, ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट तो इसको किससे डिनोट करेंगे हम? Li। लाइनें मिलाना बच्चे बिल्कुल सेम है, देखो कैसे। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ये लाइन तो इसमें भी आएगी, ओवर द फील्ड F। फिर अगली लाइन भी सेम, S जो है वो एक नॉन वॉइड सबसेट है, लेट S बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ V, नॉन वॉइड सबसेट ऑफ V सच दैट S को V में से लिया है तो उसमें वेक्टर्स की कलेक्शन होगी। तो अभी तक डेफिनेशन बिल्कुल सेम, सच दैट S इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। फिर ये लाइन तो इसमें भी लेकर चलोगे तो क्या लिखा मैंने? इफ a1 अल्फा 1 यानी S सेट के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दोगे, a2 अल्फा 2, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, करेंगे अभी पता लगेगा, an अल्फा n बराबर में कैपिटल 0, वेयर कैपिटल 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ v, अगर v2 है तो 0,0, v3 है तो 0,0,0। ये लाइन तो इसमें भी लेकर चलेंगे। फिर से इक्वेशंस बनेंगे, इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, a1 a2 an की वैल्यूज आएंगी। अगर ये सभी स्केलर 0 आ जाए तो मैंने क्या लिखा? अगर a1 a2 सभी को सोल्व करने पर इनकी वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाए? 0, a1 भी 0 a2 भी 0 an भी 0। बच्चे स्केलर है तो ये छोटी 0 है, ये पूरा रिजल्ट वेक्टर है तो मैंने इक्वल टू में भी क्या रखा? वेक्टर स्पेस की कैपिटल 0। तो वापस सुनो,
इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। इसमें तो क्या बोला था, अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, भले ही a1 जीरो आ जाए, a3 a4 an जीरो आ जाए, पर अगर a2 की वैल्यू 5 आ गई, यानी इस पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो आ गया तो सेट कैसा हो जाएगा, LD। पर अगर सभी स्केलर जीरो आ जाए, ऑल स्केलर्स आर जीरो, तो आप शब्दों में क्या लिखोगे, ऑल स्केलर्स आर जीरो। अगर सभी स्केलरों के मान जीरो आ जाए, यानी a1 भी जीरो आ जाए, a2 भी जीरो आ जाए, an भी जीरो आ जाए, अगर सभी स्केलर जीरो आ जाए तो फिर ये S सेट क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो आप क्या लिखोगे, देन सेट S इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो मैं बारी बारी इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखूंगा बच्चे, इसे तो बोलेंगे एस सेट को, तो क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और अल्फा 1 इनके अंदर आने वाले वेक्टर्स को आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो अंदर आने वाले वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और पूरे के पूरे सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो बच्चे सिंपल डेफिनेशन है, दोनों में इतना पोर्शन तो सेम है। अगर इन स्केलर्स में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो LD, और अगर सभी स्केलर जीरो आ जाए तो LI। अगर ये डेफिनेशन को कुछ समझे हो तो बच्चे एक्सरसाइज बहुत आसानी से हम इसकी कर देंगे, और एक क्वेश्चन पेपर में रहता ही रहता है। दोनों ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है। फिर कुछ नोट लगा के इंपॉर्टेंट बातें और देखते हैं बच्चे। तो ये हो गई लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, क्योंकि फिर वो हमारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा बच्चे, अगर वो प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे हम। तो नोट नंबर 1, ये कुछ बातें याद रखनी है। नोट नंबर 1, इफ एनी वेक्टर of set S can be written as linear combination। LC का मतलब क्या है, linear combination। if any vector of set S can be written as linear combination of remaining vector, then set S is called linearly dependent set। क्या कहता है इस नोट में, वो कहता अगर आप सेट S के किसी भी एक वेक्टर को लिख सकते हो, कैन बी रिटन एज का मतलब लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स। मान लो S सेट में 4 वेक्टर दिए हुए हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। अब एक तरीका तो ये है इस सेट को LI या फिर LD प्रूव करने का कि आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा n। अब AN अल्फा n नहीं, यहां पर तो 4 ही हैं, तो चारों के चारों लिख दो A3 अल्फा 3 प्लस A4 अल्फा 4 बराबर कैपिटल 0। 4 इक्वेशंस बनेगी, हम A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज निकालेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो ये सेट LD, और अगर ये चारों के चारों स्केलर जीरो आ गए तो ये सेट LI। पर कहता अगर तुम्हें 4 वेक्टर या उससे ज्यादा दे रखे हैं तो तुम एक तरीका और कर सकते हो, वो क्या, S के किसी भी एक वेक्टर को, S के किसी भी एक वेक्टर का मतलब इनमें से कोई भी एक वेक्टर उठा लो, मान लो मैंने अल्फा 3 उठा लिया, और कहता अगर इस सेट के किसी भी एक वेक्टर को बाकी बचे हुए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख पाओ। अब बाकी बचे हुए में कौन कौन है, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 4, यानी A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2, देखो स्केलर का नाम A4 भी लिख सकते हो और A3 भी लिख सकते हो इनटू अल्फा 4, जहां पर A1 A2 A3 की कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यूज आ जाए। अगर इसके किसी भी एक वेक्टर को बाकी बचे हुए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अगर लिख पाओ तो भी ये S सेट क्या प्रूव हो जाएगा, LD प्रूव हो जाएगा। तो मैंने यही नोट लगाया, इफ एनी वेक्टर ऑफ सेट S
इफ एनी वेक्टर ऑफ सेट S कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर। कौन कौन बच गया था? अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 4। तो उसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में बना पाया तो भी ये एस सेट क्या प्रूव हो जाएगा बच्चे? एलडी सेट। मैं एलआई की बात नहीं कर रहा, एलआई की तो सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, आप इस पूरी चीज को इक्वल टू 0 लेकर चलोगे और अगर इन सभी स्केलर्स के वैल्यूज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी सभी स्केलरों के मान अगर 0 आएंगे तो वो एलआई है। एलडी के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ती है, एलआई के लिए तो सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, इक्वेशंस बनाओगे सभी स्केलरों के मान अगर 0 तो एलआई, अदरवाइज एलडी। तो एलडी की एक नोट और याद हो गया, अगर उसके किसी भी एक वेक्टर को बाकी बचे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख पाए तो सेट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एलडी सेट। एलआई के लिए तो बस सभी स्केलर 0 ही आने चाहिए। बच्चे दूसरा शॉर्टकट मेथड, एलडी या एलआई प्रूव करने के लिए आप इतना बड़ा कंसेप्ट ना लगाकर, पेपर में ना ही लगाना है, पर अपने मान लो टाइम कम बच गया तो फिर कम से कम क्वेश्चन तो हम कर ही दें, उसके लिए शॉर्टकट मेथड दिखा रहा हूं। शॉर्टकट मेथड पर ये लगाना नहीं है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं नॉलेज के लिए, कल को कंपटीशन एग्जाम देते हो तो उसमें काम आएगा। आपको जो भी वेक्टर्स दिए होंगे आप उसको डिटर्मिनेंट में लिखोगे। किस में लिखोगे? डिटर्मिनेंट में। जैसे आपको अल्फा 1 वेक्टर दे रखा होगा, अल्फा 2, अल्फा 3, तो आप उनके एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में लगाओगे और डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगर इस डिटर्मिनेंट का मान, मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू बात समझाऊंगा, अगर इस डिटर्मिनेंट का मान एक नॉन जीरो वैल्यू आई, मतलब ये पूरा डिटर्मिनेंट सोल्व करने के बाद आपके पास 3 आ गया, -2 आ गया, यानी 0 के बराबर नहीं आया, तो आप उस सेट को बोलोगे एलआई। तो जो गिवन सेट होगा वो क्या प्रूव हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर डिटर्मिनेंट का मान इक्वल टू 0 आया तो फिर एस सेट क्या प्रूव हो जाएगा? एलडी। ये शॉर्ट तरीका है बच्चे एलआई और एलडी को चेक करने का। आपको जो भी वेक्टर्स दिए होंगे आप उसका डिटर्मिनेंट बनाओगे, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हम। अगर डिटर्मिनेंट का मान नॉन जीरो तो सेट कैसा? एलआई। देखो एलआई की डेफिनेशन में सभी स्केलर तो क्या आने चाहिए थे? 0, पर उसका डिटर्मिनेंट कैसा आना चाहिए? नॉन जीरो। तो वो सेट कैसा होता है? एलआई। और अगर डिटर्मिनेंट का मान इक्वल टू 0 आ गया तो सेट कैसा हो जाएगा? एलडी। तो ये दूसरा नंबर नोट। तीसरा एलडी के लिए अगर जैसे ये वाला काम करके चले हम तो इक्वेशंस नहीं, उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो अगर a1 a2 पर डिपेंड हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, मान लो ये लाइन लेकर चले हम, इक्वेशंस बनी, इक्वेशंस बनने के बाद तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ गया a1 इज इक्वल टू 7 a2। इसका मतलब a2 की जो तुम वैल्यू रखोगे उसके अकॉर्डिंग a1 का मान आएगा, यानी a1 किस पे डिपेंड कर रहा है? a2 पे। अगर इक्वेशन सोल्व करने के बाद ऐसा कुछ रिजल्ट बनता है तो भी आप कह सकते हो कि वो गिवन सेट एलडी होगा। एलडी डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड होना। a1 किस पे डिपेंड हो रहा है? a2 पे। भाई a2 की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो a1 का मान आएगा 7, a2 की वैल्यू 2 रखोगे तो a1 का मान आएगा 14। तो a1 किस पे डिपेंड कर रहा है? a2 के ऊपर। अगर कोई चीज, कोई स्केलर, अगर कोई स्केलर किसी दूसरे स्केलर पर डिपेंड कर रहा है तो वो भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो मैंने क्या लिखा? तीसरा नंबर नोट, बस 3 नोट याद रखे हैं। इफ टू स्केलर्स आर, if one scalar is depend on another, if one scalar, बच्चे किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्केलर की। if one scalar depend on another, depend on another, ये सारी बातें क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगी, then S set is LD। तो बेसिकली LD के लिए हमने 2 रिजल्ट्स और पढ़े। अगर S सेट के किसी भी एक वेक्टर को बाकी बचे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख पाए तो भी सेट कैसा हो गया बच्चे? LD। और अगर इक्वेशंस वाला काम करते हो, यानी बड़ा मेथड यूज करते हो और लगाने के बाद एक स्केलर किसी दूसरे स्केलर पर डिपेंड कर रहा है, तो ये एग्जांपल तुम थोड़ा सा कॉपी में यहां लिख लेना जिससे बात समझ आ जाए तुम्हें। भाई इक्वेशंस बनाई, अभी क्वेश्चन में देखेंगे हम। अगर एक स्केलर किसी दूसरे स्केलर पर डिपेंड कर रहा है तो भी सेट एलडी। पर एलआई के लिए तो एक ही बात, इक्वेशंस बनेंगी, सभी स्केलर्स के मान अगर 0 आ गए तो एलआई।
शॉर्टकट मेथड दिमाग में रखना चाहो तो रख लो, क्योंकि पेपर में वैसे बेसिकली नहीं लगाना, पर हमें नॉलेज के लिए पता जरूर होना चाहिए। हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो आई तो सेट एल आई, और अगर इक्वल टू जीरो आई तो सेट एस एल डी। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, एल आई की डेफिनेशन में हमने लिखा था सभी स्केलर जीरो। बच्चे स्केलर तो जीरो, पर अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आए तो सेट कैसा होता है, एल आई। अब बेसिकली ये शॉर्टकट मेथड क्यों सिखाया है, मान लो तुम डिटरमिनेंट तो स्पीड से निकाल लोगे, अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो सेट कैसा आने वाला है, एल आई। इसका मतलब तुम इक्वेशंस को सोल्व भी मत करो, तुम्हारे पास सभी स्केलर्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, तो तुम सीधा लिख देना ये आफ्टर सोल्विंग इन सभी स्केलरों के मान क्या आ गए, जीरो। पर वो तब लिखना है जब पेपर में तुम्हारे पास टाइम कम रह जाए। भाई तुमने मेथड लगाया, तुम्हें दिख रहा है इसका मान नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब एस सेट कैसा आने वाला है, एल आई। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एस सेट एल आई है तो सभी स्केलरों की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, तो ये नोट कर लो बच्चे। तो एल आई और एल डी का कंसेप्ट हो गया बच्चे, अब सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू इन बातों को समझेंगे और डिटेल में। काफी अच्छी एक्सरसाइज है, इसके कई सारे क्वेश्चंस मुझे करवाने होंगे, तो देखिए बच्चे। तो वैसे तो इस बुक को बच्चे ऑफलाइन करवाने का तो मजा ही अलग था, बट फिलहाल कोरोना टाइम देखते हुए हमें अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू रखनी होगी, नहीं तो फिर एंड में सिलेबस सारा इकट्ठा होना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए बच्चे, एग्जांपल नंबर 1। अब सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑफ V3 आर, शो दैट the following vectors of V3R is Rli। कहता प्रूव करो कि V3R नाम का जो वेक्टर स्पेस दिया हुआ है उसके अंदर कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, वो वेक्टर्स को क्या प्रूव करो, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो बच्चे हम जानते हैं हमें एक लाइन तो लेकर चलनी है, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू वेक्टर स्पेस की जीरो। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा 1 1 0 1 1 0। अब S में कंफ्यूज मत हो जाना, S एक सेट, वो जो कह रहा है ना कि फॉलोइंग वेक्टर्स ऑफ V3R, इसका मतलब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 उस S सेट में है, उसी को प्रूव करते हैं। अल्फा 2 1 1 1 1 1 1 और अल्फा 3 की वैल्यू बच्चे हम लोगों को दे रखी है 2 1 3। लो बच्चे एक सेकंड देखो क्वेश्चन को, क्या कहता, आपको तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि V3R से उठाए हैं। V3 का मतलब ही क्या होता है कि जो एलिमेंट की फॉर्म होगी वो 3 डायमेंशन 3 टपल्स के रूप में होगी, तो 3 टपल्स के रूप में है बच्चे तीनों एलिमेंट। कहता प्रूव करो कि ये तीनों के तीनों Li लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो बच्चे हमें तीन वेक्टर्स दिए हैं, हम इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू वेक्टर स्पेस की जीरो पुट करेंगे। तो देखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, गिवन ये तीनों लिख दोगे। अल्फा 1 दिया हुआ है 1 1 0, मैं दोनों मेथड से चेक करवाऊंगा, शॉर्टकट मेथड भी दिखाऊंगा तुम्हें अभी। 1 1 1 और अल्फा 3 का मान बच्चे 2 1 3 दिया हुआ है हमें तीनों वेक्टर। टू प्रूफ में हमें क्या लिखना है, हमें इन तीनों को क्या प्रूव करना है, Li वेक्टर्स। अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर Li वेक्टर्स। और अगर इनको Li वेक्टर्स प्रूव करना है तो इसका मतलब सभी स्केलरों की वैल्यू कितनी लेकर आनी है, 0, क्योंकि तीन वेक्टर है तो स्केलर भी कितने आएंगे, 3। तो दैट इज टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना होगा, a1 a2 और a3 इन तीनों स्केलर्स की वैल्यू क्या आ जाए, 0, क्योंकि Li की तो एक ही डेफिनेशन है, जितने भी स्केलर आएंगे वो सभी 0 आने चाहिए। यहाँ पर तीन वेक्टर है तो स्केलर भी कितने आएंगे, 3, और उन तीनों स्केलरों की वैल्यू आनी ही चाहिए 0। अगर 0 आएगी तभी ये तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो आपको एक काम तो करना ही है, आप इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 पुट करोगे, कैपिटल 0। तो तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, लेट a1 अल्फा 1, तो ये तो आप लेकर चलते हो, LD और Li दोनों के लिए ये काम तो करना ही है, इक्वल टू कैपिटल 0, जान करके कैपिटल 0 लिख रहा हूं। और फिर इस 0 को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहा हूं बच्चे, आपको वेक्टर स्पेस V3 दिया हुआ है, तो ये 0 एक्चुअल में 0, 0, 0। तो देखो क्या लिखा मैंने, अल्फा 1 की वैल्यू रख दो
a1 अल्फा 1 का मान कितना है बच्चे 110, अल्फा 2 का मान 111, अल्फा 3 का मान 213। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। और कैपिटल जीरो का मतलब वेक्टर स्पेस की जीरो से है, और वेक्टर स्पेस V3 है तो उसकी जो कैपिटल जीरो होगी उसकी फॉर्म आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा होगा, आप वेक्टर स्पेस में निकाल भी चुके हो 3 डायमेंशन जीरो को, तो ये 0,0,0 होगी। अगर ये V2 होता तो ये 0,0 होता, अगर ये V4 होता तो 0,0,0,0 चार बार आती, रख दी सारी वैल्यूज। उसके बाद A1 का मल्टीप्लाई तीनों से होगा, इधर A2 का तीनों से और इधर A3 का, और फिर जोड़ोगे तो पहला पहला पहला, तो आप अपनी कॉपी में एक स्टेप एक्स्ट्रा करोगे, A1 का तीनों से मल्टीप्लाई प्लस A2 का तीनों से और फिर A3 का, और फिर पहला 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 जोड़ दोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं A1 A2 पहला पहला एलिमेंट देखो सिर्फ 2A3, फिर कोमा लगाओगे बच्चे तो कोमा, अब दूसरा दूसरा जोड़ दो, A1 A2 का 1 से मल्टीप्लाई A2 और A3 का 1 से मल्टीप्लाई A3, फिर कोमा, और तीसरा 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 एलिमेंट जोड़ दो, A1 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, A2 इंटू 1 A2 और A3 इंटू 3 3A3 इक्वल टू में चल रहा है बच्चे 0,0,0। अंदर जो जीरो लिखते हैं वो छोटी जीरो, क्योंकि ये अब फील्ड के एलिमेंट हो गए अंदर वाले, और ये पूरा एलिमेंट वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का आइडेंटिटी एलिमेंट है। अच्छा, दो ब्रैकेट्स आपस में इक्वल है तो पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल और तीसरा तीसरे के इक्वल, तो ये पहला एलिमेंट इसकी जीरो के बराबर होगा, तो A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 0। ये वाला इसके इक्वल होगा, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 0, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो A2 प्लस 3A3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सोल्व करने के लिए हमने अभी अभी लीनियर कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर किया है, बस उधर हर बार यहाँ पर कुछ और होते थे वैल्यूज, यहाँ पर तो हर बार 0 0 0 ही होंगी। करो सोल्व बच्चे। अब सोल्व करने के लिए आपको कोई दो इक्वेशंस ऐसी बनानी है जो दो वेरिएबल में हो। बच्चे इसको इसमें से घटा दो तो ये ना A3 का मान डायरेक्ट ही आ जाएगा। सोचो, अगर इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करते हो तो 1 में से 2 को घटाते हो तो A1 और A1 खत्म हो जाएगा, A2 और A2 भी खत्म हो जाएगा, 2A3 में से एक A3 को घटा दोगे तो सिर्फ A3 बचेगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो A3 तो 0 आ ही गया। अगर ये A3 0 तुम 3 में पुट कर दो तो A2 भी क्या आ गया 0, तो फ्रॉम टू A2 की वैल्यू भी 0, जैसे A3 का मान 0 पुट करोगे A2 भी 0, और A3 A2 0 अगर तुम यहां रख दो चाहे यहां रख दो, A1 भी क्या आ गया 0, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर A2 A3 दोनों के मान 0 पुट कर दोगे तो A1 भी क्या आ गया 0। अब ध्यान से देखो, A1 भी 0 आ रहा है, A2 भी 0 आ रहा है, A3 भी 0 आ रहा है, हमने अपनी तरफ से 0 नहीं, सोल्व करने पर अपने आप 0 आ रहा है। और अगर सभी स्केलरों के मान 0 आए तो ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ऐसे ही अगर मान लो मैं सोल्व करता, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, पर इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ नॉन 0 आ गई तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तीनों ही नॉन 0 आ गए, मान लो ये आ गया 1 2 3 तो भी लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कोई भी एक स्केलर अगर नॉन 0 आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर सभी स्केलर 0 आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो नीचे लाइन क्या लिखोगे, सिंस ऑल स्केलर्स आर 0, क्योंकि सभी स्केलर्स के मान 0 आ रहे हैं, सो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। इसका शॉर्टकट मेथड और दिखा रहा हूं, तुम्हें लिखवाया है नोट के अंदर। अगर जो वेक्टर दिए हुए हैं लगाना सिर्फ 3 डायमेंशन वालों पे, यानी अगर 3 वेक्टर ही दे रखे हैं तो डिटरमिनेंट मेथड, या 4 दे मतलब जो डिटरमिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाहिए, वो देखते हैं अभी हम। शॉर्टकट के अंदर मैंने तुम्हें लिखवाया है अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए तो Li होगा, और मैं दिखाता हूं तुम्हें इन तीनों का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। देखते हैं, ये नोट कर लो बच्चे जल्दी से।
तो इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट और करके दिखा रहा हूँ जिससे तुम्हें शॉर्टकट मेथड के बारे में समझ आ जाएगा। वो लिख लेना एक बार कॉपी में तो जरूर, जिससे तुम्हें बातें क्लियर हो जाए। तो देख लो इस क्वेश्चन में सभी स्केलर क्या आ रहे हैं, 0, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि सभी स्केलर अगर 0 आएंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। देखिए जरा शॉर्टकट मेथड, तो सेकंड मेथड नाम लगा लो। डिटरमिनेंट कैसे बनाना होता है बच्चे, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वेक्टर दिए हुए हैं ना, इनके फर्स्ट एलिमेंट को पहली रो में, तो क्या लिखेंगे हम, 1 1 2 1 1 2। सेकंड एलिमेंट को सेकंड रो में, तो 1 1 1 1 1 1। और थर्ड एलिमेंट को थर्ड रो में, तो 0 1 3 0 1 3। ये इसलिए लगा रहे हैं बच्चे जिससे हमें आइडिया लग जाए कि अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो इक्वेशंस को सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, सभी स्केलर फिर 0 ही आएंगे। चेक करते हैं 3 into 3 का है, डिटरमिनेंट तुम्हें सोल्व करना आता होगा, नहीं आता तो एक बार देख लो। 1 को रखोगे एज इट इज, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 1 into 3 3 minus 1। तो एक बार मैं पूरा ही लिख देता हूं जिससे जिन बच्चों को सोल्व करना नहीं आता वो सीख ले। फिर प्लस माइनस प्लस, इसको माइनस का साइन देते हैं और ये वैल्यू 1 है तो 1 लिख दोगे। फिर अब इसके लिए कर रहे हो तो इसको ढक लो, 1 into 3 3 माइनस 1 into 0 0, तो ये बनेगा 3 minus 0। फिर इसको साइन देते हैं प्लस का 2, वो छोटी बात है, आना चाहिए आपको। इसको और इसको ढक लो, 1 into 1 1 माइनस 0 into 1 0, तो ये बनेगा बेसिकली 1 minus 0। थोड़ा सोल्व कर लो बच्चे, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया प्लस का 2। बच्चे 2 और 2 4, 4 में से 3 गए 1, और आपको पता है 1 1 नॉन जीरो वैल्यू है जो कि 0 के बराबर नहीं है, और मैंने तुम्हें शॉर्टकट में लिखवाया है अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो सेट हमेशा कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो सभी स्केलर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0, जो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन में दिखा चुका हूं। आपके पास सभी स्केलर क्या आए थे बच्चे, 0 आए थे। वो इसीलिए आए थे क्योंकि इसके डिटरमिनेंट का मान क्या है, नॉन जीरो। अच्छा डिटरमिनेंट में चाहे ऐसे लिख लो भाई, पहला एलिमेंट फर्स्ट रो में, दूसरा दूसरी रो में, और चाहे इसको लिख दो यहाँ, इसको लिख दो यहाँ और इसको लिख दो यहाँ, तो भी वैल्यू सेम ही आएगी, यानी नॉन जीरो ही आएगी। तो बच्चे आप चाहो तो ऐसे पहला फर्स्ट रो में, और चाहे ये पूरा एलिमेंट यहाँ, ये पूरा एलिमेंट यहाँ और ये वाला पूरा एलिमेंट यहाँ रख दोगे तो भी एक ही बात है, रिजल्ट पे कोई फैक्टर नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि तुम्हें इसका शॉर्टकट और डिटेल, तुम्हें करना डिटेल ही है पेपर में, तो शॉर्टकट अब तुम्हारी मर्जी है, तुम याद रखना चाहो तो रख लो, पर एक क्वेश्चन में मैं इस मेथड का यूज जरूर करूंगा क्योंकि उसके बिना उस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट जरूर करना है कॉपी में। अच्छा ट्रिक है ये बच्चे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका थोड़ी बातें और क्लियर हो जाएगी। तो जैसे एग्जांपल नंबर 10 मैं आपके लिए लिख देता हूँ, होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी। तो इसी के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा 1 दिया हुआ है 2 3 -1, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम करोगे 2 3 -1। अल्फा 2 दिया हुआ है बच्चे -1 4 -2 -1 4 -2, और अल्फा 3 दिया हुआ है 1 18 -4 1 18 -4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तीनों वेक्टर्स बताओ कि एलडी है या नहीं। तो तुम तो क्या करोगे, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 बराबर में कैपिटल 0, क्योंकि ये भी 3 डायमेंशन है तो कैपिटल 0 का मतलब 0, 0, 0। जैसे पिछला क्वेश्चन करवाया है, 3 इक्वेशंस बने, तुम सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद अगर तीनों स्केलर्स की वैल्यू 0 आ गई तो एलआई हो गया, तो आप क्या होगे कि ये एलडी नहीं है। वो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है क्या ये तीनों एलडी हैं या नहीं। तो अगर तीनों में से कोई भी एक स्केलर नॉन जीरो आ गया फिर तो आप कहोगे एलडी, पर अगर तीनों स्केलर 0 आ गए यानी a1 भी 0 आ गया, a2 भी 0 आ गया और a3 भी 0 आ गया
अगर सभी स्केलर जीरो आ गए तो फिर वो एलडी नहीं होगा, तो फिर वो एलडी नहीं होगा, वो क्या होगा, एलआई। जैसे पिछले क्वेश्चन में तीनों स्केलर जीरो थे तो एलआई हो गया। तो बस वो यही पूछा है ये एलडी है या फिर एलआई। एलडी कब होगा, अगर सभी स्केलरों में कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, और अगर सभी स्केलर जीरो आ गए तो फिर एलडी नहीं है, एलआई होगा। ठीक है, तो दो ही बातें हैं, या तो एलडी होगा या एलआई। अगर सभी स्केलर इसको जीरो देते हैं आंसर तो फिर एलआई, और अदरवाइज एलडी। तो ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, शो दैट द फॉलोइंग n वेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे बुक का। अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है और एक अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा हमें, जो हम थ्योरम्स में यूज कर लिया करेंगे बच्चे। बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक इवन वेक्टर दे रखा है तुम्हें 1, 0, 0, एंड सो ऑन 0। e2 वेक्टर दे रखा है 0, 1, 0, 0। ऐसे e3 वेक्टर दिया हुआ है 0, 0, 1, 0, 0। और ऐसे करते करते एक en वेक्टर दिया हुआ है 0, 0, 0 एंड 1। कहता कुछ वेक्टर्स हैं e1, e2, en, और कहता इन वेक्टर्स को प्रूव करो ये एलआई है। क्वेश्चन को सुन लो क्या कहता, ये बुक से पूरा क्वेश्चन तो उतार लेना बच्चे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। प्रूव करना है, टू प्रूव कि ये जो सेट होता है हमेशा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बच्चे लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब जब मैं इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो सभी स्केलर्स की वैल्यू 0 आने वाली है, क्योंकि सभी स्केलर 0 आते हैं तभी तो सेट क्या होता है, एलआई। तो हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स का सेट एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो बच्चे बेसिकली अब की बार अल्फा 1 अल्फा 2 नाम ना देकर e1 e2, वो क्यों, इन्हें स्टैंडर्ड वेक्टर्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड वेक्टर्स का मतलब होता है जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 दिया होता है तो कुछ अलग दी होती है, अल्फा 1 की वैल्यू 1 2 3, अल्फा 2 की वैल्यू 1 5 6, कुछ ऐसा। पर अगर आपको स्टैंडर्ड वेक्टर्स दिए हुए हैं तो वो हम e1 से डिनोट करेंगे। e1 का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट 1 और बाकी सभी एलिमेंट 0। तो e1 का मतलब पहला एलिमेंट 1 और बाकी सभी एलिमेंट 0। अब एक्चुअली में ये जो वेक्टर्स हैं वो आपको जो वेक्टर स्पेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है Vn। अब Vn का मतलब क्या है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो n डायमेंशंस में होंगे। जैसे V3 का मतलब क्या होता है, अगर उसमें से कोई अल्फा 1 उठाते हो तो वो 3 डायमेंशन में होता है, कुछ ऐसा। पर अगर इस V3 से तुम E1 टाइप का एलिमेंट उठाओगे यानी स्टैंडर्ड वेक्टर उठाओगे तो उसका मतलब है पहला एलिमेंट 1 और V3 का मतलब 3 डायमेंशन एलिमेंट है, तो बाकी दोनों क्या होंगे, 0। ऐसे V3 में जो E2 वेक्टर होगा वो कहने का मतलब पहला और तीसरा एलिमेंट तो होगा 0 और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1। और सारे 3 डायमेंशन एलिमेंट होंगे क्योंकि कहां से ले रहे हैं, V3 से। अब की बार क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस क्या दिया हुआ है, Vn, और Vn से जो भी एलिमेंट उठाओगे वो n डायमेंशन होगा। तो E1 पर क्योंकि स्टैंडर्ड वेक्टर उठा रहे हैं तो E1 का मतलब एलिमेंट तो n डायमेंशन में है पर उसका पहला एलिमेंट 1 होगा और बाकी सभी 0। तो पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि Vn नाम का बंदा वेक्टर स्पेस है और फिर उनके स्टैंडर्ड वेक्टर्स को लेकर प्रूव करो कि स्टैंडर्ड वेक्टर का सेट हमेशा Li होता है। यानी वो ऐसे कह सकता है E1 E2 En हमेशा Li वेक्टर्स होंगे, वैल्यू भी देगा E1 En की। तो ये अंडरस्टूड है कि E1 का मतलब क्या होगा, फिर पहला एलिमेंट 1 और बाकी सभी एलिमेंट 0। अगर Vn है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर V3 के लिए पूछता है कि V3 के स्टैंडर्ड वेक्टर्स के सेट को Li प्रूव करो तो फिर आप E1 लोगे बच्चे 1 0 0, E2 लोगे 0 1 0 और E3 क्या लोगे 0 0 1। और मान लो V2 होता तो ये साइड में नोट लगा के लिख लेना। अगर V2 वेक्टर स्पेस है तो E1 तो क्या लोगे 1 0, V2 का मतलब 2 डायमेंशन होगा और पहला एलिमेंट 1 और दूसरा एलिमेंट 0, और E2 का मतलब पहला एलिमेंट 0 और दूसरा एलिमेंट क्या लोगे 1। मजे की बात बताऊं, ये भी Li है, ये भी Li है, और अभी इसको तो Li प्रूव कर ही रहे हैं। जैसे इसको Li प्रूव करेंगे वैसे आपके लिए होमवर्क है, इसको और इसको भी क्या प्रूव करोगे, Li। और रिजल्ट मिल गया कि किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए चाहे वो Vn हो, चाहे वो V3 हो, चाहे वो V2 हो, उनका स्टैंडर्ड वेक्टर, इन्हें क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वेक्टर, स्टैंडर्ड वेक्टर्स का सेट हमेशा Li होता है।
स्टैंडर्ड वेक्टर्स का सेट हमेशा Li होता है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वाले Li हो जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो कभी कभी स्केलर्स की वैल्यू नॉन जीरो भी आएगी। पर अगर स्टैंडर्ड वेक्टर्स की बात करें तो ये हमेशा क्या होंगे, Li। प्रूव भी करके दिखाता हूं मैं अभी ये वाले सेट को। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आप दोनों का होमवर्क है, ठीक है बच्चे। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग घर पर करेंगे जैसे मैं ये वाला कर रहा हूं। तो आपको तो करना क्या है, इस पूरे वेक्टर्स के सेट को क्या प्रूव करना है, Li। कंसेप्ट क्या होता है, आप लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू कैपिटल जीरो पुट करोगे तो सॉल्यूशन देखो। अब की बार अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n नहीं है, e1 e2 en है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लिखेंगे, a1 e1 प्लस a2 e2, बोथ इजी क्वेश्चन है बच्चे, एंड सो ऑन an en बराबर कैपिटल जीरो। अब एक्चुअल में कैपिटल जीरो ना होकर vn की जीरो क्या होगी, एन डायमेंशन जीरो। तो 0,0, n बार जीरो आएगी। तो ये मैं मिटा रहा हूं, ये आपके होमवर्क है, ये नोट कर लेना साइड में। और मजे की बात क्या है कि ये स्टैंडर्ड वेक्टर हमेशा Li होते हैं, ये याद रखना है। कहीं ना कहीं आगे थ्योरम्स में इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, फिलहाल प्रूव कर रहे हैं बच्चे। a1 तो एज इट इज, e1 का मान ये पूरा उठा कर रख दिया 1 0 0 0। अब तुम जब v3 के लिए करोगे तो यहां पर सिर्फ 1 0 0 यहां तक आएगा बस। a2 e2, तो e2 का मान 0 1 0 0 0। ऐसे करते करते an और en का मतलब सारे जीरो, बस nth एलिमेंट क्या होगा 1। e1 का मतलब पहला एलिमेंट 1, e2 का मतलब दूसरा एलिमेंट 1 और en का मतलब लास्ट वाला एलिमेंट। कैपिटल जीरो का मतलब vn की आइडेंटिटी एलिमेंट, और vn का मतलब उसके अंदर जो जीरो होगी वो n टपल्स के रूप में होगी। तो यहां पर जीरो कितनी बार आएंगी, n बार। अब तुम अगर v3 वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो 0,0,0 सिर्फ 3 बार आएगी। अब मल्टीप्लाई देखो क्या करोगे तुम, a1 का सभी से मल्टीप्लाई करोगे, अरे a1 का सभी से मल्टीप्लाई करोगे तो a1 into 0 0 हो जाएगा। सिर्फ ये वाला एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा एलिमेंट a1, ठीक है। पहला एलिमेंट जोड़ रहे हो, देखो एक बार इस स्टेप को मैं थोड़ा एक्सपेंड करके दिखा दूं आपको। जब a1 का सभी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ब्रैकेट बनेगा a1 0 0 0 0। जब ये a2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 0 a2 0 0। ऐसे करते करते जब an का मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 0 0 an, और बराबर में क्या चल रहा है, सारी जीरो। अब दो ब्रैकेट, पहले इन सभी ब्रैकेट्स को जोड़ना है तो पहला एलिमेंट आपस में जुड़ेगा। पहला एलिमेंट a1, इसका पहला एलिमेंट 0, इसका भी पहला एलिमेंट 0 और इसका भी पहला एलिमेंट 0। जब जोड़ोगे तो सिर्फ a1 ही आएगा। फिर कोमा लगा हुआ है तो कोमा, दूसरा जोड़ दो तो 0 प्लस a2 प्लस 0 प्लस 0, तो कुल मिलाकर बनेगा a2। ऐसे कोमा करते करते लास्ट वाला जोड़ोगे तो 0 प्लस 0 प्लस an, तो सिर्फ बनेगा an। बराबर में क्या चल रहा है बच्चे, 0 0 अप टू 0। दो ब्रैकेट आपस में इक्वल, कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा, a1 भी 0 a2 भी 0 an भी 0, यानी a1 a2 अप टू an सभी क्या आ गए 0। और अगर all scalars are 0 then set is called Li। if all scalars are 0, जो कि आ रहे हैं, all scalars are 0, then e1 से लेकर en तक, e1 e2 en are Li vectors। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म किया बच्चे हमने, और दो बातें भी सीखी। ऐसी v2 हो v3 हो चाहे v4 हो, उनके स्टैंडर्ड वेक्टर हमेशा कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन कर लेना होमवर्क में। आज जो दो एग्जांपल तुम्हें दिए हैं और एक क्वेश्चन नंबर 10 दिया है वो कर लेना, कल इस एक्सरसाइज को लगभग कंप्लीट कर देंगे। ओके बच्चे, थैंक यू। फिर से भी सबमिट कराओ बच्चे, बस अब 2 या 3 दिन में सभी बच्चों की फीस आ जाए बच्चे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लोगों की आ जाए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके।